Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all fine. हम लोगों ने सो ट्रेडर फाइनल अकाउंट्स स्टार्ट किया था एंड वी डिड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट और बी पार्ट हो गया था. इसको फर्दर कंप्लीट करते हैं. उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में हमने बनाया था इनकम स्टेटमेंट, fulfilling these adjustments, then statement of financial position at 30th April 2011. B के बाद क्या दिया हुआ है? Here they are saying during May 2011 K purchased a new machinery with the following pricing details. The list price is 60,000. Then there is a discount, 10% trade discount, 6,000. डिलीवरी कॉस्ट है 1000, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 2000. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, जरा उसको देख लें, देन हम देख सकेंगे कि ये जो डिफरेंट वैल्यूज हैं इनको करना क्या है. 2 मार्क्स के लिए हमें सी पार्ट में पूछा हुआ है, कैलकुलेट द कॉस्ट फिगर विच शुड बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर डेप्रिसिएशन. कि वो वैल्यू बताएं जो हम नॉन करंट एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, कि जो हम कहते हैं जी नॉन करंट एसेट अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट. ये नॉन करंट एसेट को जो डेबिट करना है वो कितनी अमाउंट से करना है, मींस नॉन करंट एसेट की कॉस्ट बताएं. तो देखें, द लिस्ट प्राइस विच इज द फुल प्राइस 60,000, उसमें से 6,000 का जो डिस्काउंट मिल गया उसको हम माइनस कर दें. देन डिलीवरी कॉस्ट मींस के उस मशीन को जो सप्लायर के वेयर हाउस से अपनी फैक्ट्री में लाने तक जो एक्सपेंस आएगा, इट विल बी एडेड टू द परचेज प्राइस. तो 1000 को आप ऐड कर दें. देन फर्दर है इंस्टॉलेशन कॉस्ट. इंस्टॉलेशन कॉस्ट मींस के अपनी फैक्ट्री में उस मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो हम मजीद एक्सपेंस करते हैं, दैट इज एडेड बेसिकली विद द परचेज प्राइस. तो फर्दर हम 2000 को भी ऐड कर दें, तो मशीन की जो फाइनल कॉस्ट है दैट इज 57,000. इट मींस के 57,000 की ये मशीन हमें पड़ी. तो हम बुक्स में जो मशीन की कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे दैट इज 57,000. उसके बाद हमें 5,000 की एक मेंटेनेंस कॉस्ट दी हुई है. एंड कीप नोटेड, मेंटेनेंस कॉस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि हर साल होना है. तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज नॉट एडेड विद द परचेज प्राइस, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आना होता है. वो वैल्यू जो हम मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करेंगे, ऑब्वियसली वो नॉन करंट एसेट अकाउंट में जाएगी और उसकी ट्रीटमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होनी. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम केयरफुली इन कॉस्ट को कैटेगराइज करें. तो 57,000 की हमें मशीन डेबिट हो जाएगी और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. सो सी का जो आंसर है दैट इज 57,000. डी पार्ट में आ जाएं, कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड. इट मींस के जिस ईयर में हम वर्किंग कर रहे हैं उस ईयर में डेप्रिसिएशन बताएं. तो उसके लिए जरा आगे देखें, हमें रिक्वायरमेंट से ऊपर जो लाइन है यहाँ पे बताया हुआ है कि के प्लान्स टू कीप द मशीनरी फॉर 5 years एंड देन डिस्पोज ऑफ इट फॉर एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 4,000. तो हमें डेप्रिसिएशन का फार्मूला पता है कि कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं यूजफुल लाइफ से. इन दिस वे आप 57,000 में से माइनस कर दें 4,000 और उसको डिवाइड कर दें 5 से, वी विल गेट 10,600 एनुअल डेप्रिसिएशन. द डी पार्ट का जो आंसर आ जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन हो जाएगी 10600. कैसे? 57,000 विच इज कॉस्ट ऑफ मशीन, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू आप माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ से. ई पार्ट विच इज द लास्ट वन, इसमें हमें कहा गया कि डिस्पोजल अकाउंट बनाएं अगर हमने 4th ईयर के एंड पे मशीनरी सेल कर दी है फॉर 12,000. अगर 4th ईयर के एंड पे हमने सेल की है तो इट मीन्स हमें डेप्रिसिएशन चाहिए फॉर 4 years.
4 ईयर्स की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? अभी हमने जो एनुअल डेप्रिसिएशन निकाली है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये आ जाएगा 42,400। इट मीन्स कि क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, तो एक साल की अगर 10600 है तो 4 ईयर्स की कैसे आ जाएगी? बाई मल्टीप्लाइंग 4। तो 4 to 400। तो अगर मैं डिस्पोजल अकाउंट बनाऊं, हमें डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट याद है जो हमने एंट्री सीखी, आप एंट्रीज को भी फॉलो कर सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो मशीनरी की जो कॉस्ट है जो सेल हुई वो आ जाएगी डेबिट साइड पे डिस्पोजल अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो हमने 4 साल की अभी कैलकुलेट की, 4 to 400 दैट विल बी ऑन क्रेडिट साइड। और मशीनरी सेल कितने की हुई? 12,000 की, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो इसका जो डिफरेंस निकालेंगे दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस। तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त क्रेडिट साइड डाउन है, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 2600। तो ई पार्ट के लिए हमने जो मेन चीज है वो क्या कि 4 साल की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है एंड देन अकॉर्डिंगली हम डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे जैसे हमने उसका फॉर्मेट सीखा। एंड हियर इज अ लॉस ऑफ 2600। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, इसको आपने ध्यान से समझना है, ये आपके लिए नई चीज़ होगी। ये क्या है कि H owns a business selling electrical goods. He was unable to count his inventory at his year end of 31st March 2016. He counted his entire inventory on 6 April 2016. The value it at cost 57760. तो जरा ध्यान से देखें, हमारा ईयर एंड है 31st मार्च 2016, लेकिन विच इज द ईयर एंड डेट 31st मार्च, उस दिन हम इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सके। इन्वेंट्री काउंट होती है आफ्टर 6 days, मींस ऑन 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 2016 को इन्वेंट्री काउंट हुई और उस दिन इन्वेंट्री हमें नजर आई है $57760। ध्यान से देखें, क्वेश्चन की पहली लाइन में बता दिया गया कि ईयर एंड है 31st मार्च 2016। अगर ईयर एंड डेट 31st मार्च है तो इसका मतलब है कि हमें जो इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए वो भी 31st मार्च की होनी चाहिए। लेकिन ड्यू टू सम रीजन हम 31st मार्च 2016 की इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सके या कैलकुलेट नहीं कर सके। तो हमने क्या करना है, इन्वेंट्री विच इज ऑन 6 अप्रैल 2016, उस इन्वेंट्री को हमने रिवर्स करवाना है और इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 31st मार्च की। आप जरा रिक्वायरमेंट ए को पढ़ें। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो एच द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट 31st मार्च 2016। क्योंकि हमने इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करनी है ईयर एंड डेट 31st मार्च की, so that's why we need inventory on that date. अब हम करेंगे क्या कि these 6 days, इन 6 दिनों में हम देखेंगे कि वट एवर इज द इन्वेंट्री जो हमने फर्दर बाय की वो लेस कर देंगे, और अगर कोई इन्वेंट्री सेल हुई होगी इन 6 दिनों में तो उसको हम एड बैक कर देंगे टू रीच एट 31st मार्च। सो लेट्स स्टार्ट। 5 चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नंबर 1 में हमें बताया गया एच मार्क्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स बाय 25% टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये है कि फर्म की पॉलिसी है कि वट एवर इज द कॉस्ट प्राइस उसके ऊपर 25% प्रॉफिट लिया जाता है। इट मीन्स कि कॉस्ट जो है वो 100% हो तो सेलिंग प्राइस विल बी 125%, क्योंकि कॉस्ट में हम 25% ऐड करके फिर हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये सेलिंग प्राइस बनाते हैं। सो नंबर 1 में इट वाज जस्ट इंफॉर्मेशन। नंबर 2 पे आ जाएं। इन्वेंट्री परचेज बिटवीन 1st अप्रैल एंड 6 अप्रैल अमाउंटेड टू 6100।
अब जो इन्वेंट्री हमने बाय की इसको लेस होने, सो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम वो वैल्यू लिख लेंगे जो स्टार्ट पे दी हुई है 57760 इन्वेंट्री एट 6 अप्रैल। अब उस वैल्यू को लेके हम उसमें हम प्लस माइनस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने इन्वेंट्री परचेज की उसको मैं लेस करवा रहा हूँ, क्योंकि ड्यू टू दिस परचेज ऑब्वियसली इन्वेंट्री वाज ओवर ड्यूरिंग दीज 6 days। तो उसको अगर मैं लेस करवा दूं तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। नंबर 3 को पढ़ें, सेल्स बिटवीन 1 अप्रैल टू 6 अप्रैल वो है 9600। अब ये जो 9600 दिया हुआ है दिस इज बेसिकली सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस विच इज 125% कॉस्ट प्लस 25%। तो इसको इस 9600 विच इज द सेलिंग प्राइस, इसको हम कन्वर्ट करेंगे टू द कॉस्ट, और कॉस्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको ऐड करेंगे। क्यों हम 9600 को ही क्यों नहीं ऐड बैक कर देते? उसकी वजह ये है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी अगर आप कहते हैं, तो इस वक्त तो कॉस्ट लोअर है, यहाँ पे कोई वो डैमेज्ड स्टॉक वाला कोई सिनेरियो नहीं है। अगर तो डैमेज्ड स्टॉक हो, कुछ बी पेयर यूनिट्स हों, तो उनके लिए हम ये स्टेटमेंट जरूर कंसीडर करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो यहाँ पे तो कंफर्म नजर आ रहा है कि कॉस्ट इज लोअर, तो इट मीन्स कि इन्वेंट्री ने कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना है, नॉट एट सेलिंग प्राइस। तो 9600 विच इज द सेलिंग प्राइस, इस सेलिंग प्राइस को हम कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे और इसको मैं एड बैक करवा दूंगा टू द 6 अप्रैल स्टॉक। तो करें जी, 9600 मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर 125। इस वर्किंग को ध्यान से समझ लें कि हम कॉस्ट पे पहुंचना चाहते हैं विच इज 100%, और इस वक्त जो सेलिंग प्राइस दी हुई है ये 125% है। सो दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइड बाई 125। तो देख लें आप, ये आ जाएगा 7680, इसने ऐड होना है, 7680 ने ऐड हो जाना है, ऐड बैक हो जाना है, क्योंकि ये स्टॉक सेल हुआ था। नंबर 4 पे आ जाए, गुड्स विद द सेलिंग प्राइस ऑफ $2100 had been sent to a customer on a sale or return basis on 30th March 2016। कि हमने कुछ स्टॉक सेल किया, लेकिन साथ हमने कस्टमर को ऑप्शन दे दी सेल और रिटर्न की, कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर स्टॉक यू मे रिटर्न टू अस। अब जब ऐसी कंडीशन हम कोई कस्टमर को देते हैं तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन? फिर हमने क्या करना होता है, दो चीजों को कंसिडर करना होता है। नंबर 1 कि हम कस्टमर का वेट करें कि क्या वो प्रोडक्ट्स के बारे में अपना ओपिनियन देता है, क्या उसने अपना जो इंटेंशन है वो ओपनली एक्सप्रेस कर दी है कि जी मुझे सामान पसंद आ गया एंड आई विल नॉट रिटर्न द स्टॉक। अगर तो उसने ये ओपिनियन बहुत क्लियरली एक्सप्रेशन दे दिया है तो फिर बेशक हमने रिटर्न की ऑप्शन दी भी होगी, क्योंकि कंफर्म हो गया कि कस्टमर ने वो माल कंफर्म कर दिया है, हमारी सेल कंफर्म हो जाएगी, उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे। सेकंड ऑप्शन जो हमने कंसीडर करनी होती है वो ये कि अगर कस्टमर साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा, अपना इंटेंशन नहीं बता रहा, तो फिर हम वेट करेंगे फॉर द डेज जो हमने उसको रिटर्न के डेज दिए हैं। सपोज देयर आर 3 days नॉर्मली, तो हम क्या कहेंगे कि जी 3 दिन आप वेट करें। अगर 3 दिन के एंड तक भी वो कोई अपना ओपिनियन ओपन नहीं करता तो फिर हम समझेंगे कि ये सेल कंफर्म हो गई, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है रिटर्न करने की। तो यहां पे क्या हुआ है कि 2100 की जो सेल है, सेल आर रिटर्न बेसिस। सेकंड सेंटेंस पढ़े, द गुड्स हैड नॉट बीन सोल्ड एट 31st March एंड नॉट बीन इंक्लूडेड व्हेन द इन्वेंटरी वाज काउंटेड। मतलब ये है कि इन्वेंट्री जो है जब तक कंफर्म नहीं हो जाती सेल, बेशक वो इन्वेंट्री कस्टमर के पास पड़ी हो, हम उसको अपनी इन्वेंट्री कंसिडर करते हैं, क्योंकि कस्टमर के पास तो सिर्फ अमानत है। अगर उसने माइंड अपना चेंज कर लिया तो उसके पास ऑप्शन तो ऑलरेडी है कि वो वापस कर सकते हैं। तो हुआ क्या, हमने ये सेल की, साथ कस्टमर को ऑप्शन दी सेल और रिटर्न की, लेकिन हमने अपनी बुक्स में इसको सेल्स रिकॉर्ड कर लिया। अगर सेल्स रिकॉर्ड कर लिया है तो हम क्या करेंगे, एक तो सेल्स में से इसको
लेस करवाएंगे और साथ ही इन्वेंट्री की वैल्यू को ठीक करवाएंगे, क्योंकि ये इन्वेंट्री में ऐड होना चाहिए, इन्वेंट्री में ऐड बैक होना चाहिए। लेकिन अगेन इसके ऊपर भी वर्किंग होनी है, क्योंकि ये जो 2100 है, दिस इज नॉट कॉस्ट, दिस इज बेसिकली सेलिंग प्राइस। सो 2100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 125, तो 1680 ने ऐड हो जाने फॉर द इन्वेंट्री विच वाज सोल्ड ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। तो ये इन्वेंट्री हमने अपनी बुक्स में से माइनस कर दी थी, जो कि अभी फिलहाल नहीं हुई, इसको मैं ऐड बैक करवाऊंगा। नंबर 5 पे आ जाएं। 4th April को a customer returned goods sold to him on 26 March. The goods had been a selling price of $650. तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सेल्स को मैंने ऐड बैक करना है। अगर सेल्स को ऐड बैक करना है तो जो सेल्स रिटर्न है इसको लेस होना चाहिए, लेकिन लेस करेंगे हम 650 को कॉस्ट में कन्वर्ट करके, क्योंकि 650 इज द सेलिंग प्राइस नॉट कॉस्ट। तो करें जी 650 100 डिवाइड बाई 125, तो ये आ जाता है 520। 520 लेस हो जाना है। इन दिस वे हमने इन तमाम एडजस्टमेंट्स को, तमाम जो जरूरी एडजस्टमेंट्स थी वो की टू रीच एट 31 मार्च इन्वेंट्री स्टार्टिंग फ्रॉम 6 अप्रैल इन्वेंट्री। तो देखें हम क्या करेंगे, 57760 उसमें से आप माइनस कर दें 6100, फिर ऐड कर दें 7680, फिर ऐड कर दें 1680 और माइनस कर दें 520। द न्यू स्टॉक विल बी 60500। मतलब ये है कि वो इन्वेंट्री जो 57760 पे शो हो रही थी 6 अप्रैल को, 31 मार्च की जो इन्वेंट्री है वो बेसिकली 60500 है। तो ये वो क्लोजिंग स्टॉक है जो हम आगे इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी शो करेंगे। आगे अगर आप देखें तो हियर इज अ ट्रायल बैलेंस जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। ट्रायल बैलेंस के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की थी। तो इन एडजस्टमेंट्स को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है कि इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं इनको फॉलो करते हुए वी विल प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर बी पार्ट 30 मार्क्स के लिए। तो फिलहाल आपने बी पार्ट से आगे नहीं जाना, उसकी वजह कि बी पार्ट के बाद रेशोज हैं और रेशोज का टॉपिक अभी हमने पढ़ना है। आप ए पार्ट करेंगे, इन्वेंट्री की वैल्यू जो मैंने अभी फाइंड आउट की इसको दोबारा आप अटेम्प्ट करेंगे, और उसके साथ साथ नंबर 2 के पैटर्न पे जैसे हमने नंबर 2 की एडजस्टमेंट डिस्कस की थी, नंबर 3 में अगेन उसी तरह के एडजस्टमेंट्स हैं, एक्रूड, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। तो इनको फॉलो करते हुए यहाँ पे आपने जस्ट इनकम स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे नहीं पूछी हुई। तो ये आप करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपने पूछनी है, इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज।